तो आज की क्लास में अपन देखेंगे ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। ये क्या चीज है? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम अलग अलग क्या क्यों होता है? तो ओपन इंटरेस्ट को सिंपल समझे, द ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स कि येट टू बी सेटल्ड, यानी सेटल्ड नहीं हुआ है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है पोजीशन। ठीक है, फ्यूचर में सेटल्ड होगा, अभी नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में सेटल्ड होगा। ठीक है, फॉर अंडरलाइंग असेट्स, अगर किसी भी असेट्स को अपन देखते हैं, ओके, कोई भी असेट्स हो, अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, हाई है, मींस उस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड नहीं हुए, आउटस्टैंडिंग है, अभी भी खड़े हैं अपनी पोजीशन में, चाहे वो लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यानी कि अपने को समझना है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर इज इक्वल टू द ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर। ठीक है, ओनली वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपन इंटरेस्ट, केवल एक साइड को कंसीडर करना है। ठीक है, द लेवल ऑफ ओपन इंटरेस्ट। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ट्रेडेड गिवन अस आइडिया अबाउट मार्केट एक्टिविटी विथ रिगार्ड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ गिवन पीरियड, यानी कि एक समय में कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, ओवर अ डे, ओवर अ वीक, चाहे वन डे में कितना वॉल्यूम, एक वीक में, एक मंथ में, और इंटायर लाइफ में। ठीक है, अब यहां से समझिएगा ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडेड वॉल्यूम क्या हो। ठीक है, जैसे मार्च, 1 मार्च, ए एक क्लाइंट है, कस्टमर यानी कि एक ट्रेडर है, ए शॉर्ट 50 कॉन्ट्रैक्ट, बी शॉर्ट, बी लॉन्ग 50 कॉन्ट्रैक्ट। ए ने 50 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, ठीक है, बी ने 50 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट 50 होगा और टोटल वॉल्यूम भी 50 होगा। ठीक है, मेरे पास पास 50 एप्पल्स है। ठीक है, मैं सेल करने बैठा हूं, आप बाय करने बैठे हैं। ठीक है, आपने बाय किया, मैंने सेल कर दिया, वॉल्यूम 50, 50 है ना, ओपन इंटरेस्ट भी 50, क्योंकि दोनों में से किसी ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की। ठीक है, मार्च 2 को क्या होता है? सी गोज लॉन्ग इन 100 कॉन्ट्रैक्ट एंड डी गोज शॉर्ट इन 100 कॉन्ट्रैक्ट, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज टू 150, कल का 50 और आज का 100, तो टोटल 150। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हुआ? मार्च 2 को 100, टोटल 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। मार्च 3 को क्या हुआ? ए जिसने शॉर्ट पोजीशन रखी थी, उसने क्या किया? बाय बैक कर लिया 50 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ई ने शॉर्ट कर दिया, नया एक ई क्लाइंट है, वो उसने शॉर्ट कर दिया, तो टोटल रिमेन रहेगा 150, 150 ही कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ए ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, लेकिन ई ने नई पोजीशन क्रिएट कर दी। मार्च 4 को क्या हुआ कि सी ने क्लोज किया अपनी लॉन्ग पोजीशन 100 कॉन्ट्रैक्ट, और डी ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की 100 कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, एक ने सेल किया, एक ने बाय बैक किया, तो ओपन इंटरेस्ट फॉल हुआ 50। टोटल ओपन इंटरेस्ट 4 मार्च को कितने थे टोटल, इस पोजीशन के बाद 50। ठीक है, वॉल्यूम कितना हुआ? 100 कॉन्ट्रैक्ट बाय हुए, 100 सेल हुए, टोटल वॉल्यूम 100। मार्च 3 को 50। क्लियर ओपन इंटरेस्ट? एनी डाउट? हेलो, क्या आप लोगों को समझ में आया वो ओपन इंटरेस्ट क्या ये है? पेपर में ट्रेडिंग वॉल्यूम रहेगा वो 100 कैसे रहा, मतलब 50 तो बचा 300। कौन सा पूछ रहे हैं आप? ये कौन से डेट का? मार्च 4 तारीख को। 4 तारीख को? देखिए, 4 तारीख को
150 कॉन्ट्रैक्ट थे 3 तारीख को। सी की जो पोजीशन थी उसने स्क्वायर ऑफ की। सी ने पोजीशन कब लिया था? 2 मार्च को। ठीक है। और डी ने जो शॉर्ट पोजीशन लिया था, उन्होंने 4 तारीख को दोनों ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो ओपन है, क्लोज नहीं हुए हैं, तो इतने माइनस हो जाएंगे ओपन इंटरेस्ट। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो माइनस, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो हट गए। हाँ, तो 50 बचे रिमेनिंग। हाँ, तो 50 बचे ना, मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ डे में 100 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। तो ट्रेडिंग तो 100 कॉन्ट्रैक्ट में हुई ना। 100 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हुआ। एक ने 100 बाय किए, एक ने 100 सेल किए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो 100 ही थे। जैसे मैंने 100 एप्पल आपको सेल किए, आपने 100 एप्पल मुझसे बाय किए, तो एप्पल्स कितने थे? 100। हाँ। समझ गए। ओके, गुड। ये क्वेश्चन आता है, ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये जो चार्ट है इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये एवरी टाइम, इवन इन ट्रेडिंग, आप फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, आपको ये ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा कि बायर्स एक्टिव है कि सेलर्स एक्टिव है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, बहुत से लोग ओपन इंटरेस्ट को बहुत सिंसियरली देखते हैं मार्केट में, और क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फिर प्राइस बैंड। ठीक है। प्राइस बैंड का क्या मतलब होता है कि किस प्राइस रेंज में वो कॉन्ट्रैक्ट परमिटेड है ट्रेड होने के लिए ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में कोई कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस रेंज में ट्रेड होने के लिए अवेलेबल है। ठीक है। परमिटेड है, अवेलेबल नहीं, परमिटेड। जैसे, और ये प्राइस बैंड कैसे डिसाइड होता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, अगर प्रीवियस डे में जो प्राइस क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज का प्राइस बैंड जो परमिटेड है वो अलाउ होगा। जैसे देखिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 100। ठीक है। कल, आज जैसे थर्सडे है, ठीक है, वेडनेसडे को कोई प्राइस क्लोज हुआ था 100 में, तो आज का उसका प्राइस बैंड है 10%। इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट 90 टू 110 के बीच में ट्रेड होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। ओके। On first day trading of the contract, the price band is decided based on the closing price of underlying asset in cash market. अब क्या होता है? फर्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी आज कोई एक्सपायरी कंप्लीट हुई, तो एक्सपायरी के नेक्स्ट डे जो होता है ट्रेड का, वो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होता है। तो उस दिन का जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड कैसे होगा? अंडरलाइंग असेट्स ने जो कैश प्राइस में क्लोजिंग हुई, अंडरलाइंग असेट्स की जो कैश मार्केट में क्लोजिंग हुई, उसके बेस में डिसाइड होगा कि आपका प्राइस डे फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग में क्या होने वाला है। क्लियर सर? क्लियर नेहा जी, वरुण? यस सर। ओके। ये आता है ना प्राइस बैंड, इसको भी याद रखिएगा। 20 नंबर्स के क्वेश्चन चैप्टर 3 से आते हैं, और बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि अपन ने पहली बार ये सब चीजें पढ़ी होती है कई बार। जैसे एग्जाम्पल, टुडे इज तो द जब प्राइस, फर्स्ट। या, तो हेलो। वो स्टॉक में नहीं होता, एक स्टॉक में होता, फ्यूचर में नहीं होता है। ये प्राइस बैंड फ्यूचर की ही बात हो रही है। जो सर, ये जो स्टॉक पे प्रेजेंट लगता है वो भी तो स्टॉक में भी तो प्रेजेंट लगता है सर। क्या आप क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आया मुझे। जैसे कंपनी का ये होता है कि डिसीजन की हम 10% की शेयर का जैसे फॉल करता है शेयर, हाँ। तो नहीं, वो कंपनी कंपनी, डिसाइड नहीं करती है उस। नहीं नहीं, जब फॉल होता है तो कंपनी का ये होता है ना कि हमारा प्राइस में इतना ही बढ़ना चाहिए या इससे ज्यादा बढ़ना नहीं बढ़ सकता या इससे नहीं, ज्यादा वो नहीं वो बढ़ सकता। वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है, वो अभी आने वाली स्लाइड्स में अपन देखेंगे। कंपनी डिसाइड नहीं करती है उसको। तो फिर सर उसे प्राइस बैंड ही कहते हैं या क्या कहते हैं? उसको भी प्राइस बैंड ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन फ्यूचर के प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे फ्यूचर पढ़ रहे हैं। वो जो प्राइस बैंड है वो भी
कैश में जो प्राइस होता है उसकी बात, लेकिन यहाँ पे अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि सर एक फ्यूचर। क्वेश्चन था मेरा, यस। ये क्या प्राइस बैंड जो होता है फ्यूचर में 10% का ही रहता है क्या? नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, फ्यूचर में कोई प्राइस बैंड होता नहीं है वैसे। अच्छा। कई बार आपने देखा होगा कि फ्यूचर्स के जो स्टॉक होते हैं वो हाँ, एक दिन में 40% तक भी गिरे हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अडानी के स्टॉक्स गिरे थे लास्ट टाइम। हाँ, तो हाँ। वो गिरते हैं, एक बार में 40 नहीं गिरते। सुबह 9 बजे, साढ़े 9:15 को ओपन होते ही ना 40% नहीं गिरते हैं, कोई भी स्टॉक हो। ठीक वो है। उसका एक स्टेप बाय स्टेप है जो अपन आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा। ठीक है, ये अपन एक प्राइस बैंड समझने के लिए एक एग्जांपल था। ठीक है। थैंक जैसे यू। ओके, फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अंडरलाइंग असेट्स। तो पहला दिन कौन सा होगा? जैसे आज मंथ की एक्सपायरी है, तो ये हो गया इस मंथ का एक्सपायरी कंप्लीट, यानी कि इस मंथ का ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो एक्सपायरी के नेक्स्ट डे जो होता है वो फर्स्ट डे ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होता है। ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बैंड है वो डिसाइड होता है लास्ट डे कैश में अंडरलाइंग असेट कितने में क्लोज होगा। ठीक है। ठीक है। तो प्राइस बैंड इज क्लियरली डिफाइंड द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे वहां पे वो डिटेल में दिया गया रहता है। तो आपको पता होना चाहिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, वी हैव टू अवेयर इन एडवांस कि प्राइस बैंड क्या है। ठीक है। और प्राइस बैंड्स आर अलाउड टू बी एक्सपेंडेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज के अनुसार वो डिसाइडेड होते रहता है। अब इसको अपन आगे आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है। जो हॉल्ट होती है ना, ट्रेडिंग हॉल्ट हो गया, 20% का सर्किट पड़ता है तो हॉल्ट हो जाता है, फिर ओपन होता है हाफ एन आवर बाद, 15 मिनट, 20 मिनट्स बाद। तो कब कैसे होता है वो अपन देखते हैं। अब पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट, एक होता है लॉन्ग पोजीशन। जब अपन आउटस्टैंडिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड मीन्स कि मैंने आज किसी शेयर में एफएनओ में लॉन्ग पोजीशन ली और मैं आज भी लॉन्ग हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, आज भी मैं लॉन्ग हूं, तो अनसेटल्ड बाय पोजीशन है। ओके। जैसे मिस्टर एक्स ने बाय किया 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर। ठीक है। इसका क्या मतलब है? ही वुड बी लॉन्ग ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर, लॉन्ग। और वाई बाय 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर, मीन्स ही हैज अ लॉन्ग पोजीशन ऑफ 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर। ओके। आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड सेल पोजीशन कॉल्ड शॉर्ट। सेम अपोजिट की, अगर मैंने सेल किया है सेंसेक्स फ्यूचर को तो मैं शॉर्ट पोजीशन में हूं, और मैंने निफ्टी फ्यूचर को सेल किया तो मैंने शॉर्ट पोजीशन ली है निफ्टी फ्यूचर में। ओके। ओपन पोजीशन, आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड ओपन पोजीशन। कि मैंने ओपन पोजीशन है, जैसे मैंने मिस्टर एक्स शॉर्ट 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन इन्फोसिस फ्यूचर, और ही गोस लॉन्ग ऑन 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस फ्यूचर। शॉर्ट है 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन इन्फोसिस एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस। तो ही सेड टू बी कि मैं 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्फोसिस में शॉर्ट हूं और लॉन्ग हूं 3 कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं 2 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेता हूं। पहले मैं 5 कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के शॉर्ट में था, मैं उसको बाय कर लिया, यानी कि अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लिया। तो क्या हुआ, 3 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं अभी भी शॉर्ट हूं और 3 रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट में मैं अभी भी लॉन्ग हूं। ओपन पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है। फिर नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन, ये क्या होता है फ्यूचर में ना, ऑप्शन की बात यहां पे नहीं हो रही है। जैसे नेकेड पोजीशन मीन्स मैंने फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ली, एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी पोजीशन इन अंडरलाइन। मैंने फ्यूचर में लॉन्ग और शॉर्ट किया है, बाय या सेल किया है, लेकिन मेरे पास खुद के पास वो शेयर नहीं है। ठीक है। कैश में वो शेयर्स नहीं है मेरे पास, कोई पोजीशन नहीं है मेरे पास, वो होती नेकेड पोजीशन।
अब होता है कैलेंडर स्प्रेड, यानी मीन्स मैंने 2 पोजीशन ली है फ्यूचर में, 2 पोजीशन इन फ्यूचर ऑन सेम अंडरलाइन, मीन्स लॉन्ग ऑन वन मैच्योरिटी एंड शॉर्ट ऑन डिफरेंट मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल क्लियर, दैट्स कॉल्ड कैलेंडर। मैंने एक, जैसे अभी चल रहा है जून, तो जून में मैंने लॉन्ग किया और जुलाई में मैंने शॉर्ट किया, तो कैलेंडर चेंज हुआ, मंथ बस चेंज हुआ, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड इज ऑलवेज डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट मंथ, जैसे अगस्त सितंबर, या अगस्त का लिया या अक्टूबर का लिया तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जून का है तो जुलाई का ना लेके मैंने अगस्त का ले लिया तो भी चलेगा, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर, कोई भी 2 मंथ होने चाहिए, ठीक है। ओपन पोजीशन मीन्स, अब पोजीशन मीन्स आइदर बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज ओपन पोजीशन। क्लोज मीन्स कि आपने वो पोजीशन को क्लोज कर दिया है, ठीक है, सेटल कर दिया पोजीशन। अब आप उस पोजीशन में नहीं है, उसमें ऊपर जाए नीचे जाए हमको फर्क नहीं पड़ना है, यानी खत्म, फिक्स, टाटा, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको देखिएगा ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बीच में डिफरेंस क्या है। यहां तक क्लियर हो गया है आप लोगों को? देखिए, बहुत मैं सिंपल, बहुत ही स्लो प्रोसेस में पढ़ाता हूं, मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। अब ये यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं ना, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं फॉरवर्ड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ट्रेडेड पर। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो होता है ना फॉरवर्ड का, वो टेलर मेड होता है, यानी कि मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं ना फॉरवर्ड में, तो हम दोनों मिलके डिसाइड कर लिए कि कब कौन से डेट में लेना है, कब लेना है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड के होते हैं, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द प्राइस, प्राइस के अलावा ऑल अदर टर्म्स फिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, हो सकता है मैं डिफॉल्ट करूं या आप डिफॉल्ट कर दिए। डिफॉल्ट मीन्स आपने डिलीवरी नहीं ली या आपने मुझे कैश नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्लीयरिंग एजेंसी, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन होता है, वो सेटलमेंट की पूरी गारंटी लेती है, ठीक है। लिक्विडिटी लो होता है, कम होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या एक्सचेंज ट्रेडेड में हाई होता है। प्राइस डिस्कवरी ज्यादा इफिशियंट नहीं होती। प्राइस डिस्कवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पूरे देश पूरी दुनिया से लोग उसके प्राइस को ट्रैक करते हैं। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत पुअर होती है फॉरवर्ड में, ठीक है, और इंफॉर्मेशन बहुत स्लो मिलता है अपने को। फ्यूचर में नेशनल वाइड है, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन अभी मिल जाएगी कि कल किस शेयर में की स्थिति क्या होने वाली है, खराब होने वाली है, अच्छी होने वाली है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पे ऑफ चार्ट में फ्यूचर का लीनियर पे ऑफ होता है, ठीक है। कई बार ये भी पूछता है कि एक्स एक्सिस में क्या होता है, तो एक्स एक्सिस मींस अंडरलाइंग असेट्स, वाई एक्सिस में प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। ये आया एक बार क्वेश्चन, ठीक है, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो चार्ट बनती है उसके एक्स एक्सिस में होता है अंडरलाइन और वाई एक्सिस में होता है प्रॉफिट एंड लॉस। पे ऑफ कैसा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस। फ्यूचर में आपने बाय किया या सेल किया, आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा और लॉस भी अनलिमिटेड होगा पोटेंशियली, ठीक है। लीनियर पे ऑफ होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। जैसे 100 रुपए में अगर आप लॉन्ग फ्यूचर हो, ठीक है, 100 में, यहां पे मैं बताता हूँ, 100 पे आपने बाय की, मीन्स आप लॉन्ग हो। एक्सपायरी वाले दिन वो 150 चला गया, यानी आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एक्सपायरी वाले दिन 70 चला गया तो आपको 30 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। और इसका लॉट साइज भी होता है,
तो पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस एट एक्सपायरी व्हेन एक्सप्रेस ग्राफिकली, ग्राफिक से जब करते हैं तो एक्स एक्सिस में अंडरलाइंग का प्राइस और वाई एक्सिस में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का चार्ट होता है। यहां पे आपने बाय किया 100 में, ओके, मार्केट जितना ऊपर जाए ऐसा रॉकेट जैसा तो प्रॉफिट, और यहां से जितना नीचे जाए तो लॉस। ठीक है, सेम शॉर्ट फ्यूचर में होता है। आपने 100 में सेल किया, ठीक है, 100 से जितना ऊपर जाएगा आपको लॉस, और 100 से जितना नीचे। लेकिन इसमें एक चीज होता है, लोग बोलते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस, लेकिन शॉर्ट में ऐसा होता है कि जीरो से नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दे देता हूं ना यहाँ पे, कि 100 रुपए में आपने शेयर खरीदा तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज ही होगा, अनलिमिटेड नहीं होता है। लेकिन अपन प्रैक्टिकली इस भाषा में बोलते हैं कि 100 रुपीज का लॉस होगा। तो ये देखिए, ये है ग्राफ, 100 से जितना नीचे गया आपको प्रॉफिट, 100 से जितना ऊपर गया ये आपको लॉस। ठीक है, फ्यूचर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? अपन सोचते हैं ना कि फ्यूचर में प्राइस इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, यहाँ 100 रुपया चल रहा है, फ्यूचर में 105 110 रुपया क्यों चल रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरलाइंग असेट। अंडरलाइंग असेट का कैरेक्टर क्या है? ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई से ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई भी डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्राइस बहुत तेजी से जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर प्राइसिंग में कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग। कल की भी क्लास में अपन ने देखा था कॉस्ट ऑफ कैरी। ये कॉस्ट ऑफ कैरी को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरे बुक में कवर होगा। जब तक अपन इसका क्लासेस लेंगे तब तक कॉस्ट ऑफ कैरी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैरी को बोलते हैं नॉन आर्बिट्राज मॉडल, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट जो है इफिशियंट है, आर्बिट्राज यानी कि कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, द मोमेंट देयर इज अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट ड्यू टू मिस प्राइसिंग इन द असेट प्राइस एंड इट्स रेप्लिका। आर्बिट्राज प्रॉफिट उठाते हैं कि अगर तो उनको दिखता है कि एक मार्केट में प्राइस ज्यादा है एक में कम है, तो मिस प्राइसिंग के कारण आर्बिट्राजर उसकी मिस प्राइसिंग का से प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि दिस ट्रेडिंग कंटिन्यू अंटिल द प्राइस आर अलाइन। आर्बिट्राजर कब तक उसको अलाइन करता है? जब तक दोनों मार्केट में प्राइस का जो डिफरेंस है वो लगभग अलाइन ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। डिफरेंस एक मार्केट में 100 में चल रहा है, दूसरे में 102 में चल रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंस जब तक 100/100 नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर पोजीशन इन स्टॉक, आप एंटर किए फॉरवर्ड या फ्यूचर में, एक आपने सिंथेटिक फॉरवर्ड या फ्यूचर पोजीशन क्रिएट किया बाय बाइंग दैट स्टॉक इन कैश मार्केट। सिंथेटिक फॉरवर्ड या फ्यूचर कैसे क्रिएट करते हैं? आपने बाय किया स्टॉक को कैश मार्केट में और कैरी किया फ्यूचर डेट तक। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्वायरिंग द असेट बाय फ्यूचर डेट सेम नहीं होगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ एक्वायरिंग शुड बी द सेम इन बोथ द केसेस, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे फ्यूचर हो। लेकिन इसमें और भी क्या चीजें हो, स्पॉट प्राइस, जैसे आज आपने 100 में लिया और आप 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए उसको कैरी कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैरी द असेट फ्रॉम 2 डेज। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्यूचर प्राइस से। आपने कैश में उसको खरीदा 100 में और कॉस्ट ऑफ कैरी ऑफ असेट्स को जोड़ दिया। अब दोनों का आपको मान लो कॉस्ट ऑफ कैरी 2 रुपए पड़ा तो 102 रुपया हुआ, तो फ्यूचर प्राइस भी लगभग इसी के आसपास होना चाहिए, वरना क्या होगा, मिस प्राइस है। तो वहां पे आर्बिट्राजर ट्रिगर करेगा और तब तक पैसे बनाएगा जब तक दोनों मार्केट में प्राइस अलाइन ना हो जाए। ऑल क्लियर यहां पे? यस, ये आर्बिट्राजर वाला समझ लीजिए बॉस, ये आपको बोनस नंबर दिलाएगा अगर आपने आर्बिट्राजर वर्ड को समझ गए, सिंथेटिक फ्यूचर क्या है उसको समझ गए, सिंथेटिक फॉरवर्ड क्या है,
बोनस बोनस मीन्स होता है ना कि आपको 70% नंबर्स आए एग्जाम में। नो, यू कैन स्कोर मोर देन 70 क्या मोर देन 80 अगर आपने केवल आर्बिट्राजर और कैश ये कॉस्ट ऑफ कैरी को समझ लिया। यहां तक क्लियर है? प्लीज बताइए मुझे एक बार कमेंट्स में या स्पीकर में। वरुण, संदीप, ओके, कोई आवाज नहीं आ रही यानी आप लोगों को क्लियर है, अच्छी बात है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन, सिंथेटिक है ना, अपन ने कैश में उसको खरीद लिया और उसमें कॉस्ट ऑफ कैरी को जोड़ लिया। ठीक है। पेयर फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है? सम ऑफ स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी अंटिल डिलीवरी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट टुडे टू द फ्यूचर वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कस्टोडियल चार्ज, फाइनेंशियल कॉस्ट, कमोडिटीज में वेयर हाउस इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सब लगते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ? चलिए ठीक। अब ये एग्जांपल मैं क्यों बताता हूं इतने डिटेल में, उसका बता रहा हूं कि सेम एग्जांपल एग्जाम में आता है। अब एज्यूम करो कि स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड है 62,130 10 ग्राम का। इसमें कॉस्ट क्या लगेगा अगर आप बाय करते हो? तो फाइनेंसिंग, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है। तो तीनों मिला के हुआ 100 रुपीज। तो आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कितने में पड़ा? 62,230। अब फ्यूचर प्राइस चल रहा है 62,280। मीन्स दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 50 रुपए। तो एक आर्बिट्राजर क्या करे? वो करेगा गोल्ड मार्केट में बाय कर लेगा कैश में और सेल कर देगा 3 मंथ गोल्ड फ्यूचर को साइमल्टेनियसली एक साथ। ठीक है। तो वो बोरो करेगा मनी, डिलीवरी ले लेगा गोल्ड की कैश मार्केट में और 3 महीने होल्ड करेगा। अब ये दोनों प्राइस तो एक्सपायरी वाले दिन जीरो होने वाले हैं। ठीक है। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो होना है। ठीक है। तो उसको बिना मेहनत के 50 रुपए मिल गए। केवल उसने क्या किया? 3 महीने तक उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया। ठीक है। और या तब तक होल्ड किया जब तक फ्यूचर और सिंथेटिक फ्यूचर दोनों के प्राइस में डिफरेंस कम ना हो। ठीक है। बिकॉज ऑफ मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग कैसे हुई? यहां पे आना था एक्चुअल प्राइस इतनी और आया कितना? 280। ठीक है। तो मोर एंड मोर पीपल कम टू द कैश मार्केट टू बाय गोल्ड एंड सेल इन फ्यूचर। तो क्या होता है? स्पॉट प्राइस गोल्ड विल गो अप एंड गोल्ड का फ्यूचर प्राइस विल बी गो डाउन। तो तब तक आर्बिट्राज को अवसर मिलेंगे जब तक कैश एंड फ्यूचर मार्केट अलाइन ना हो जाए। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। कैश एंड कैरी, आपने कैश में खरीदा है और फ्यूचर में सेल कर दिए तो कैश एंड कैरी। ओके। और इसका रिवर्स करो, अगर आपने फ्यूचर में बाय किया है और कैश में सेल किया तो उसको रिवर्स कैश एंड कैरी। ठीक है। ऑल क्लियर? आई होप सो कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, वरना इस एग्जाम में आप हमेशा अटकोगे। चैप्टर 3 को अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, केवल आप सोचते हो कि एमसीक्यू पढ़ के अपन पास हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये सब चीजें समझने की कोशिश नहीं करते। आपको मार्केट में एक्टिव रहना है ना। ऐसा नहीं है ये सर्टिफिकेट पास कर लिए आप कहीं जॉब करने लगे या आपने खुद का फर्म डाला है तो भी कई जगह कोई आपसे, आज के डेट में सब जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो ज्यादा स्मार्ट है, आपसे पूछ देंगे ना, या आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो नॉलेज गेन करो। समझ गए? आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा मार्केट में आप बाकी लोगों से बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नो आर्बिट्राज बॉन्ड। Cost component of future transaction like margin, transaction cost, etc. create distortion, move the market away from equilibrium. ठीक है। तो ये सबको ऐड नहीं किया जाता, और जो आर्बिट्राज करते हैं ना वो हम जैसे छोटे प्लेयर्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं जिनको पता होता है कि कब मौके मिलने वाले।
ठीक है। If the future price is with the days bound around the fair future, arbitrage will not take place. जब तक फ्यूचर और फेयर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आर्बिट्राज नहीं जाएगा। वो तब जाएंगे जब उनको लगता है कि डिफरेंस बड़ा है, प्रॉफिट बनेंगे, तब जाते हैं। ठीक है। नो आर्बिट्राज बॉन्ड प्रैक्टिकली। Every component of carry cost contribute toward widening of those non-arbitrage bond. We should appreciate wider no arbitrage. होनी ही नहीं चाहिए मार्केट में। अगर मार्केट इफिशियंट है, ठीक है, तो ये जो नो आर्बिट्राज आएगा ही नहीं, आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है। फिर होता है एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल टू द असेट जनरेटिंग रिटर्न। ठीक है। अगर आपने मान लो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बाय एडिंग द इनफ्लो, आपने इनफ्लो लिया ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड ऑफ अंडरलाइन। ठीक है। जैसे आपने एक सिक्योरिटीज है, उसमें सर्टेन इनफ्लो होने वाला है। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? आपको डिविडेंड मिलने वाला है, या आपने डेप्स लिए हैं, बॉन्ड्स लिए हैं, तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलने वाला है जब तक आपने उसको होल्ड किया हुआ। ठीक है। तो दिस इनफ्लो आर एडजस्टेड इन कंप्यूटेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस में ये सब चीजें जो होती है ना, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, ये एडजस्ट होती है। ठीक है। कैसे होती है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। स्पॉट प्राइस 100, कॉस्ट ऑफ कैरी मान लो 2 रुपया है, डिविडेंड मान लो 4 रुपया आया, तो 4 रुपए माइनस हो जाएगा। ठीक है। मैथमेटिकल टर्म में ये फॉर्मूला है। एफ का मतलब है फेयर प्राइस, एस है स्पॉट प्राइस, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई है टाइम, आर इज कॉस्ट ऑफ कैरी, सॉरी, क्यू इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एस ई आर माइनस क्यू इंटू टू, ये आता है कई बार, इसको याद रखिएगा ये फॉर्मूला को। ठीक है। फिर एजम्पशंस क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में? ठीक है। द अंडरलाइंग असेट्स इज अवेलेबल इन एब्यूडेंस इन कैश मार्केट। ठीक है। कैश मार्केट में वो अवेलेबल है। डिमांड एंड सप्लाई इन अंडरलाइंग असेट आर नॉट सीजनल, सीजनल नहीं है। होल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अंडरलाइंग असेट इज इजी एंड फीजिबल। आपने अंडरलाइंग जो रखी है वो होल्डिंग और मेंटेनेंस में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अंडरलाइंग असेट को शॉर्ट भी किया जा सकता है, बहुत से स्टॉक्स को नहीं किया जाता। फिर ये अजम्पशन है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा होता नहीं है, ये अजम्पशंस लेना पड़ता है। ठीक है। assumptions that underlying assets is not available in abundance in cash market, इसका क्या मतलब होता है? हम जितनी क्वांटिटी चाहें और जितने सेल करना चाहें वो उतना हम कर सकते हैं। कुछ का होता है ना मार्केट में कि इस क्वांटिटी के बाद आप सेल नहीं कर सकते, इस क्वांटिटी के आप बाय नहीं कर सकते, वैसा नहीं, जितने चाहें उतने करो। ठीक है। उसमें कोई सीजन नहीं होना चाहिए कि सीजनल डिमांड एंड सप्लाई, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में होता है। ठीक है। अंडरलाइंग असेट इज नॉट स्टोरेबल, तो तब क्या होता है? आप कैसे उसमें करोगे काम? स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो, या स्टोरेज का कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है। अंडरलाइंग असेट्स को आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है फिर? ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ये अजम्पशंस है, इसको याद रखिएगा। कई बार आता है विच इज नॉट अजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इजी है। और इजी जो चैप्टर्स होते हैं ना, वहीं से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर होता है कन्वीनियंस यील्ड। ये फ्यूचर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। इनफ्लो मीन्स डिविडेंड और या इंटरेस्ट। ठीक है। सम टाइम इनफ्लो में ऑल्सो बी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल इनफ्लो एसेंशियली मीन्स वैल्यू परसीव्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट बाय होल्डिंग द असेट्स। मीन्स कि मैंने उसको होल्ड करके रखा है, तो अचानक उसका रेट बढ़ने लगा। और कुछ लोग तो कुछ इतना ज्यादा स्टोर करके रखते हैं कि वही डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। जैसे डिजास्टर है,
नेचुरल डिजास्टर जैसे कोविड आया था, तब क्या हुआ था, लोग ज्यादा से ज्यादा राशन, वेजिटेबल्स और एनर्जी प्रोडक्ट लाइक हीटिंग ऑयल ये सब कंज्यूम करने लगते हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति आती, फ्लड आता है, तो क्या करते हैं लोग, हीटिंग ऑयल रखते हैं अपने साथ। तो ह्यूमंस की टेंडेंसी क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी की, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम जरूरत से ज्यादा स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, सडनली डिमांड बढ़ जाता है कैश मार्केट में। जैसे कोविड के समय में सैनिटाइजर, मास्क, ये सब की और अचानक से डिमांड बढ़ गया था, प्राइस भी बढ़ गया था। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है प्राइस उसका। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कन्वीनियंस रिटर्न, कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है, कन्वीनियंस यील्ड फॉर कमोडिटीज इज लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वे दे यूज दिस और इट में वेरी ओवर अ पीरियड, आप कितने समय के लिए रखते हैं। ठीक है, इशू और इसमें भी आपको डोमिनेट करता है कॉस्ट ऑफ कैरी, जो विच लीड टू फ्यूचर टू ट्रेड एट डिस्काउंट टू द कैश मार्केट। फ्यूचर क्या होता है, डिस्काउंट में ट्रेड होने लगता है। ठीक है, रिवर्स आर्बिट्राज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो वन लैंड ट्रेडेड द एसेट टू सेल शॉर्ट इन द कैश। तो कमोडिटीज में शॉर्ट होता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो रिवर्स आर्बिट्राज भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और सबसे ज्यादा कन्वीनियंस यील्ड किस में होता है, कमोडिटीज में, ये भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशन मॉडल ऑफ फ्यूचर प्राइस। यहां तक कोई क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, नो क्वेश्चंस। अब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है कि इट इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर बट एक्सपेक्टेड स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, कि आने वाले समय में स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है जो मार्केट को मूव देगी, स्पेशली इन द केस द असेट कैन नॉट बी सोल्ड शॉर्ट, जहां पे असेट्स को आप सोल्ड शॉर्ट नहीं कर सकते। बहुत से असेट्स है ना जिसको आप मार्केट में शॉर्ट नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट फ्यूचर प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑफ असेट्स इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेट वुड एंटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड दे प्राइस द फ्यूचर बेस्ड अपॉन देयर एस्टीमेट। एस्टीमेट के अनुसार वो प्राइस डिसाइड कर। फ्यूचर कैन ट्रेड एट प्रीमियम और डिस्काउंट टू द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। फ्यूचर प्राइस गिव मार्केट पार्टिसिपेट an indication of expected direction of movement of spot price in future, in the future। तो फ्यूचर क्या होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों में ट्रेड होता है। स्पॉट प्राइस से कई बार अपन देखते हैं ना कि स्पॉट प्राइस से प्रीमियम में चल रहा है, स्पॉट प्राइस से डिस्काउंट में चल रहा है। तो कई बार फ्यूचर प्राइस से भी ये डिसाइड हो जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट ये देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक फ्यूचर में कैसा मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा ना, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर फ्यूचर प्राइस हायर है देन स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट्स, ठीक है, फ्यूचर प्राइस ज्यादा है स्पॉट से, तो मार्केट पार्टिसिपेंट को लगता है कि स्पॉट प्राइस भी फ्यूचर, नियर फ्यूचर बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेंगो। ये क्वेश्चन आएगा बॉस, याद रखिएगा, कॉन्टेंगो, जहां फ्यूचर प्राइस हायर देन स्पॉट, सेम फ्यूचर प्राइस इज लोअर देन स्पॉट, और मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि स्पॉट प्राइस भी फॉल होगा इन फ्यूचर, तो उसको बोलते हैं बैकवर्डेशन। क्लियर ये दो वर्ड्स, बैकवर्डेशन एंड कॉन्टेंगो? या क्लियर है सर? प्राइस डिस्कवरी और कन्वर्जेंस क्या होता है ऑफ कैश एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, क्या होता है, जो लास्ट एक्सपायरी वाले दिन होता है उस दिन जो भी क्लोजिंग होती है वो कैश में ही होती है ना। कैश में जो कैश प्राइस होता है, जो कैश प्राइस या स्पॉट प्राइस चलता है, उसी प्राइस में सेटलमेंट होता है। सिंपल एक लाइन में वर्ड बता दूं मैं। ठीक है, फिर यूज ऑफ फ्यूचर, डिफरेंट
पार्टिसिपेट इन डिफरेंट डेरिवेटिव मार्केट, बहुत सारे यूज है फ्यूचर के। पहला होता है हेजर्स। हेजर्स माने आपको अपनी एक्सपोजर है मार्केट में बहुत बड़ा, उसको आपको सेव करना है, तो आप क्या करते हो? कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट ऑल यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल। ठीक है, सब अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं, सिक्योर, ना ज्यादा प्रॉफिट हो ना ज्यादा लॉस हो, सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट, कमोडिटी प्राइस। ठीक है, हेज करके रख। जैसे एक फार्मर, एक किसान है जिसको वो अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल कर देता है अपने क्रॉप को, क्योंकि, और बायर क्या करता है? फूड प्रोसेसिंग कंपनी, वो बाय कर लेता है फ्यूचर यानी कि क्रॉप को, कि उसे फिक्स प्राइस में डिलीवरी मिल जाए। ठीक है, तो फार्मर किससे बच जाता है कि आने वाले टाइम में प्राइस में जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है उससे वो बच जाता है, और फूड प्रोसेसिंग जो कंपनी है उसको बाय करके अपना जो क्रॉप का या जो कमोडिटी वो यूज करने वाले हैं उसकी भी प्राइस को वो फिक्स कर लेते हैं, तो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, स्पेकुलेटर्स का बताया था मैंने कि जो ट्रेडर्स होते हैं उन वो बहुत सारे न्यूज और बहुत सारे चार्ट इंडिकेटर्स को देख के आए रहते हैं, और वो बहुत कम समय के लिए मार्केट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, जब उनको लगता है कि इस अंडरलाइंग असेट्स में उनको प्राइस में बड़ा मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड मिलता है, तब वो आते हैं पोजीशन लेने। और वो फ्यूचर क्यों चूज कर? क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी सी मार्जिन देकर, ठीक है, इनिशियल मार्जिन 10% 15 देकर वो लार्ज एक्सपोजर ले सकते हैं मार्केट, इसलिए वो आते हैं। अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाता है तो उनको बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, और मार्केट अगर फॉल होता है तो एक तो वो लीवरेज लेके रखते हैं तो उनको बड़ा लॉस भी होता है, इसलिए बोलते हैं लीवरेज एक्ट ऐसा डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि दोनों तरफ से आप मार खाओगे अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सही से ट्रेड नहीं ले पाए। इसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, लॉस भी बड़ा होता है। ठीक है, स्पेकुलेटर्स जो होते हैं ना वो अपनी पोजीशन को हेज करके नहीं आते हैं। ठीक है, फिर मैंने आर्बिट्राजर बताया था, रिस्क फ्री प्रॉफिट की उनको मिस प्राइसिंग दिख रही है तो वो सस्ते में खरीदते हैं एक मार्केट एक लोकेशन में, और साइमल्टेनियसली सेल कर देते हैं अनदर लोकेशन या एक्सचेंज में हायर प्राइस में। तो अपॉर्चुनिटी आर लाइकली टू परसिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग। ठीक है, आर्बिट्राजर बहुत जल्दी बाय करते हैं, एकदम तुरंत, यानी कि आपको लगेगा नहीं, इतने कम समय में वो बाय और सेल कर जाते हैं, अपने को पता नहीं। ठीक है, तो वो प्राइस गैप होता है, उसके लिए वो बहुत बड़े सिस्टम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, है ना। फिर मेजर प्लेयर कौन होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, ये क्वेश्चन आता है, हेजर, ट्रेडर और आर्बिट्राजर, ये याद रखिए। ठीक है, हेजर क्या करता है? अपना रिस्क को हेज करता है। ट्रेडर वो रिस्क को लेता है। अगर ट्रेडर रिस्क को ना ले, ट्रेडर अगर मार्केट मान ना हो, तो वो लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करे? ठीक है, आर्बिट्राजर क्या करता है? इफिशिएंट लिंक बिटवीन द डिफरेंट मार्केट। ओके, ट्रेडर क्या करता है? नेकेड पोजीशन लेता है, लॉन्ग या शॉर्ट। ठीक है, तो वो कैपेसिटी बनाते हैं मार्केट में कि वो किसी भी जो हेजर जो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डेरी मार्केट टू एब्जॉर्ब बाइंग एंड सेलिंग बाई हेजर्स, जो हेजर्स के द्वारा बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उस कैपेसिटी को एब्जॉर्ब एक ट्रेडर्स ही करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्टी होते हैं, हेजर्स और ट्रेडर। ठीक है, तो ट्रेडर फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, डेप्थ प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। ठीक है, हमको लॉस होता है। ठीक है, अगर ट्रेडर ना हो तो हेजर किसको सेल करेंगे? हेजर्स जो है किसको सेल करेंगे? ठीक है, तो दोनों हेजर्स और ट्रेडर एसेंशियल हैं ग्रोथ ऑफ मार्केट के लिए। ठीक है, इन एडिशन टू हेजर एंड ट्रेडर,
एक स्टेबलाइज लिंक बिटवीन वेरियस मार्केट लाइक स्पॉट एंड डेरिवेटिव। तो अपने को एक थर्ड पार्टी चाहिए होता है आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राजर क्या हो, वही फिर मैं बात बता रहा हूँ, ये इस बुक में लिखा है कि वो हंट करते हैं कि मिस प्राइसिंग कहाँ पे, अक्रॉस द मार्केट, अक्रॉस द प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिएगा ना। मार्केट प्राइस है अंडरलाइन की 100, फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है 110। मार्केट प्राइस क्या है 100, फ्यूचर प्राइस 110। तो मार्केट में आर्बिट्राजर को क्या दिख रहा है कि कैश मार्केट में 100 है और फ्यूचर में 110, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो सपोज एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, तो आर्बिट्राजर क्या किया, कैश में बाय कर लिया और फ्यूचर में उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो सपोज एक्सपायरी वाले दिन अंडरलाइंग असेट 108 पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो आपने बाय किया था 100 में, सेल किया 108 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 8 रुपीज का। ठीक है, और फ्यूचर में, सॉरी, कैश में आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ और फ्यूचर में आपने सेल किया था 110 में और बाय किया 108 में, तो यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट पर यूनिट हुआ 10 रुपया, और एक लॉट में आपको 500 का प्रॉफिट हुआ जो रिस्क हुई। ठीक है, सपोज अब अंडरलाइंग असेट जो कैश में है वो 95 में चला गया, आपने बाय किया था 100 में, तो यहाँ 5 रुपीज का लॉस हुआ और फ्यूचर में आपको 15 रुपीज का प्रॉफिट। फिर भी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 500। इस एग्जांपल में आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंपैक्ट कॉस्ट, इसके बारे में बात नहीं की गई। रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे ब्रोकरेज, सर्विस टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब चीजें कंसीडर की जाएगी। तो इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट रिस्क दिस आर्बिट्राजर कैन। कोई रिस्क नहीं होता। आर्बिट्राजर एग्जीक्यूट पोजीशन इन 2 और मोर मार्केट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली एक साथ लेते हैं, सीमलेस। ठीक है, और दोनों लेग्स को जो मार्केट का बाय और सेल किया रहता है दोनों में एक साथ निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से निकल गए दूसरे में बने रहे। तो हो सकता है कई बार अगर उनको नेकेट पोजीशन बनी तो क्या होता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर यूज ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्राइस रिस्क। ठीक है, आपको प्राइस रिस्क से बचना है तो डेरिवेटिव का यूज करते हैं आप। प्राइस रिस्क इज द प्राइस मूवमेंट ऑफ असेट हेल्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो प्राइस रिस्क क्या होता है कि अपन कोई असेट्स को अपने पास रखे हैं और उसमें कोई बड़ा मूवमेंट आ गया या अनफेवरेबल डायरेक्शन में चला गया, उसके कारण जो रिस्क होता है वो प्राइस रिस्क होता है। तो रिस्क है वो ब्रॉडली दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पेसिफिक और मार्केट। ठीक है, स्पेसिफिक और मार्केट रिस्क, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, ये स्पेसिफिक इवेंट, कंपनी रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक रिस्क, जैसे स्ट्राइक हो गया फैक्ट्री वर्कर्स का तो आपका स्टॉक प्राइस फॉल हो गया, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, कोई आपका सडन डिपार्चर हो गया मैनेजर का, कोई एमडी है, या लॉस ऑफ मार्केट, क्यों, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आ गया, तो ये स्पेसिफिक रिस्क है, तो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क में आते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क में कौन आते हैं, जो नॉन डाइवर्सिफिएबल है, आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो रिस्क आते हैं सिस्टमेटिक में। जैसे ओवरऑल मूवमेंट इन जनरल मार्केट और इकोनॉमी। ठीक है, सडन चेंज इन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इंटरेस्ट रेट, तो इसके कारण सिस्टमेटिक रिस्क होता है। ठीक है, तो वी कैन यूज सिंगल स्टॉक फ्यूचर। इस सिंगल स्टॉक फ्यूचर का यूज करते हैं अपन टू मैनेज द रिस्क ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द स्पॉट मार्केट। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट में फ्यूचर का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो स्टॉक फ्यूचर का यूज करके अपन अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं।
तो फ्यूचर आर कंपेरेबल विद अंडरलाइंग पोजीशन. द मेन डिफरेंस बिटवीन अंडरलाइंग पोजीशन एंड स्टॉक फ्यूचर इज और सेटलमेंट. दोनों का सेटलमेंट कैश में होता है और कुछ का, ठीक है, इन केस ऑफ कैश सेटल ट्रांजेक्शन सेटलमेंट टेक प्लेस इमीडिएटली एंड इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट इज डिफर्ड. आप कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको इमीडिएटली पैसा देना है. फ्यूचर में आपको एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है, आपको जो मार्जिन दिए उसके अलावा आपको अगर डिलीवरी लेनी है तो, या कैश में वो सेटल हो रहा है तो उतने पैसे आपको देने होंगे. सिंगल स्टॉक फ्यूचर जो होता है, द इन्वेस्टर टू हैज द स्पेसिफिक रिस्क. स्पेसिफिक रिस्क को यानी सिस्टमेटिक रिस्क को जो होता है ना, और इंडेक्स फ्यूचर आर रिक्वायर्ड टू मिटिगेट द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो. ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क से बचेंगे. Before we get a management of systematic risk with future, we need to understand a beta. अब बीटा को अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बीटा अपने आप में एक टॉपिक है, उससे कम से कम 5 to 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो यहां तक आज रखते हैं और